हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लर्नर का मेरे यूट्यूब चैनल एम के क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 लेसन 5 जिसका नाम है लंबाई एवं गति का मापन, इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 4 नंबर तक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। पिछली वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको ये पूरी बुक आसानी से समझने में आसानी रहे और किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आइए आज हम लोग नए चैप्टर 5 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है लंबाई एवं गति का मापन। ठीक है, पिछली वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है लंबाई एवं गति का मापन, ठीक, तो आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि लंबाई एवं गति का मापन किस प्रकार किया जा सकता है। ये एक माइंड में सोचने वाली बात आती है, क्योंकि चाहे वो लंबाई हो, वो चाहे गति हो, मापा जरूर जा सकता है। अब इनकी मापने की पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मापा जरूर जा सकता है। जैसे लंबाई को मापने के लिए अलग पद्धति का इस्तेमाल होता है, गति का मापन करने के लिए एक अलग पद्धति का इस्तेमाल होता है। आप सभी लोग इस बात को जानते हैं, ठीक है। जैसे लंबाई है, दूरी है, इन सभी को मापने के लिए अलग पैमाने का इस्तेमाल होता है। गति को मापने के लिए अलग पैमाने का इस्तेमाल होता है। लंबाई का मतलब यह है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाते हैं तो उसके बीच की जो दूरी होती है उसी को लंबाई कहा जाता है। गति का मतलब होता है कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं तो उस स्थान पर जाने में जो हमारी स्पीड होती है वही हमारी गति है। और उसका मापन कैसे किया जा सकता है, तो ओडोमीटर के माध्यम से हम लोग उसका मापन कर सकते हैं। जैसे किसी तरल पदार्थ को मापना है तो हम लोग लीटर में मापते हैं, ठीक है। किसी दूरी को मापना है तो हम लोग किलोमीटर में मापते हैं, ठीक है। खगोलीय दूरी को मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। किसी ठोस वस्तु को मापने के लिए हम लोग किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से जब हम किसी वाहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उस वाहन की जो गति होती है उस गति को हम लोग ओडोमीटर के माध्यम से मापते हैं, ठीक। तो ये मापने के अलग अलग कुछ पैमाने हैं। जैसे कुछ छोटी पद्धतियां हैं, छोटी पद्धतियों के अंतर्गत जैसे किसी पाइप की लंबाई नापनी है, घर की लंबाई एवं चौड़ाई मापनी है, तो हम लोग फीते का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग दैनिक भाषा में इंच टेप भी बोल सकते हैं। तो इसको मापने में भी क्या होता है, ये एक पैमाना है मापने का, इंच टेप। ये भी एक इंच टेप है, ये पटरी वाला यानी स्केल वाला इंच टेप है। दो तरीके का आपके सामने इंच टेप दिया गया है, ठीक है। तो उसके अलावा गति का मापन कैसे होता है, तो गति का मापन के अंतर्गत कुछ गति ऐसी होती है कि समान रूप से लगातार उसी गति से चलती रहती है। कुछ गतियाँ ऐसी होती हैं, थोड़ी दूर जाती हैं, फिर स्लो होती हैं, फिर बढ़ती हैं, फिर और ज़्यादा बढ़ती हैं, ठीक है। कुछ गतियाँ ऐसी होती हैं जो गोलाकार होती हैं, कुछ गतियाँ ऐसी होती हैं जो लंबी होती हैं। तो गति भी कई प्रकार की होती हैं। तो जिस प्रकार की गति होती है उसी प्रकार से उसका मापन किया जाता है, ठीक। तो आइए हम लोग लेसन की शुरुआत करते हैं। यहाँ तक तो आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि लंबाई एवं गति का मापन मापने के लिए अलग अलग पैमाने का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हम लोग लेसन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि इस लेसन में और क्या दिया हुआ है, ठीक। देखते हैं यहाँ से। दीपा एक जिज्ञासु बालिका है। वह 11 वर्ष की है और हरियाणा प्रांत के एक नगर में रहती है। विद्यालय का नया सत्र आरंभ हो चुका है। दीपा को विद्यालय के लिए नई वर्दी चाहिए क्योंकि उसका कद बढ़ गया है।
उसकी माँ उसे एक कपड़े की दुकान पर ले जाती है। वह 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा मांगती है। दुकानदार एक धातु की मापक छड़ से उस कपड़े को मापता है। ठीक, ये दिया गया है। उसके बाद दर्जी लचीले मापन फीते से दीपा की वर्दी का माप लेता है। उसकी माँ दर्जी से कहती है कि वर्दी की लंबाई 4 अंगुल यानी 4 अंगुली के बराबर यानी 4 अंगुली की चौड़ाई के बराबर अधिक रखे। ठीक, आगे दिया है, क्या फीता और छड़ उस पैमाने के समान है जो मेरी बड़ी बहन के ज्यामिति बॉक्स में है? 4 अंगुल से माँ का क्या तात्पर्य है? ये अपने मन में दीपा सोचती है। तो आगे देखते हैं। दीपा अपने अनुभव विद्यालय के मित्रों अनीस, हरदीप, पद्मा एवं तस्मीन के साथ साझा करती है और इससे उनके बीच चर्चा आरंभ हो जाती है। आगे देखते हैं। ये देखिए, आपस में लोग चर्चा कर रहे हैं। हम कैसे मापते हैं इसके विषय में चर्चा हो रही है। हरदीप कहता है, मैंने अपनी दादी माँ को अपने हाथ की लंबाई में कपड़ा मापते हुए देखा है। ठीक, क्या आपने कभी किसी किसान को अपने खेत की क्यारियां बनाने के लिए खेत की लंबाई मापते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसान को अपने खेत की क्यारियां बनाने के लिए खेत की लंबाई मापते हुए देखा है? वह चलता जाता है और अपने कदमों की संख्या गिनता जाता है। पद्मा ऐसा कहती है। अरे, कदम ही नहीं, कभी कभी वे मापने के लिए अपने पैर के पंजे की लंबाई का भी उपयोग करते हैं, अनीशा ने कहा। दीपा उत्साह से कहती है, शरीर के अंगों का उपयोग कर लंबाई मापना बहुत रोचक होगा। आओ हम भी शरीर के अंगों का उपयोग कर कुछ मापते हैं। हमें क्या मापना चाहिए? अच्छा, आओ हम सब अपने कक्षा कक्ष में रखे मेज की लंबाई मापते हैं, तस्मीन कहती है। पद्मा बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, और इसको मापने के लिए हम अब शरीर के किस अंग का उपयोग करेंगे? तो दीपा कहती है, हम हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। मैं दिखाती हूँ कि यह कैसे किया जाता है। मैंने अपनी माँ को इसका उपयोग करते हुए देखा है। वह इसे बलिष्ठ यानी हैंड स्पैन कहती है। हरदीप ने कहा, अच्छा, आओ हम अपने माप को अंकित भी करते हैं। ठीक, इस प्रकार से उन लोगों में बातचीत हो रही है। आगे देखते हैं। ये देखिए, उनका चार्ट भी दिया हुआ है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। पद्मा कहती है, अरे, मेज की लंबाई के माप में हम सभी के बलिष्ठों की संख्या तो भिन्न भिन्न प्राप्त हुई है। तब हम बलिष्ठों में मेज की लंबाई के बारे में क्या कह सकते हैं? परंतु ये संख्याएं भिन्न क्यों होनी चाहिए? हरदीप विचारपूर्वक पूछता है। तस्मीन कहती है, मुझे लगता है कि इसका कारण हमारे बलिष्ठों की माप अलग अलग होना है। अनीस ने सुझाया, आओ इसकी जांच करते हैं। अब उन पांचों ने अपने अपने बलिष्ठ एक दूसरे के साथ रखे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके बलिष्ठों की लंबाई भिन्न भिन्न है। दीपा विचार पूर्वक कहती है, संभवतः यही कारण है कि लोग किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए मापन फीते का उपयोग करते हैं। जब दीपा और उसके साथी अपने अपने बलिष्ठ की लंबाई से मेज की लंबाई की तुलना करते हैं तो मेज की लंबाई को बलिष्ठों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ मापन के लिए उपयोग में लाया गया बलिष्ठ एक मात्रक यानी यूनिट का उदाहरण है। अतः लंबाई दो भागों में व्यक्त की जाती है, संख्या और मात्रक का। उदाहरण के लिए, यदि मेज की लंबाई 13 बलिष्ठ है या 13 बलिष्ठ के समान है तो 13 संख्या है और बलिष्ठ मापन के लिए चुना गया मात्रक है। यद्यपि बलिष्ठ और उसके समान अन्य मात्रक जैसे हाथ, पैर, मुट्ठी या अंगुली की लंबाई भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न हो सकती है। अतः एक ऐसे मात्रक की आवश्यकता है जिससे अलग अलग लोगों द्वारा लिया गया एक ही लंबाई का माप एक समान हो। ठीक,
आगे देखते हैं। ये कुछ पुराने समय की बात के बारे में बताया गया है कि पुराने समय में कौन सी नापने की प्रथा चल रही थी। ठीक, प्राचीन काल से ही भारत में मापन प्रणालियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य में कुछ मात्रकों का वर्णन है, जैसे अंगुली यानी अंगुली की चौड़ाई, बहुअंगुल, धनुष, योजन आदि। उनका उपयोग कलाकृतियों, वास्तुकला और नगर नियोजन में होता था। बढ़ई और दर्जी जैसे पारंपरिक शिल्पकार आज भी अंगुली का उपयोग करते हैं। सिंधु सरस्वती यानी हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थलों से प्राप्त अनेक वस्तुओं में रेखांकित चित्र पाए गए हैं जो पैमाने हो सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। मानक मात्रक। संसार के विभिन्न भागों में समय के साथ विभिन्न मात्रक प्रणालियां विकसित हुई, तथापि जब लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना आरंभ किया, तब इससे बहुत भ्रम उत्पन्न हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि संसार के विभिन्न देश एक साथ आए तथा मापन के मानक मात्रकों के विषय में एकमत होने लगे और उन्हें अपनाने लगे। आजकल उपयोग में लाई जाने वाली मात्रक प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली या मात्रक प्रणाली अथवा एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का सर्वेक्षण मात्रकों के रूप में किया जाता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। इसका प्रतीक यम है। चित्र 5.2 में एक मीटर पैमाना दर्शाया गया है। ये देखिए, प्रत्येक भाग को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। संभवतः आप मीटर पैमाने के एक छोटे से भाग से परिचित हैं, जो आमतौर पर 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। जो चित्र 5.3 में दिखाया गया है, वो चित्र आगे होगा। 15 सेंटीमीटर पैमाने को ध्यान से देखिए। इसमें सेंटीमीटर में 0 से 15 तक अंकन है। दो बड़े चिन्हों के बीच का भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, जैसे 1 से 2 के बीच अथवा 5 से 6 के बीच। ध्यान दीजिए कि इस 1 सेंटीमीटर लंबाई के भाग को फिर 10 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। इन छोटे भागों में प्रत्येक की लंबाई को मिलीमीटर कहते हैं। एमएम लंबाई का वह सबसे छोटा मान जिसे आप एक पैमाने का उपयोग कर माप सकते हैं। 1 एमएम 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग के बराबर होता है। ठीक, आगे देखते हैं। ये देखिए सेंटीमीटर पैमाना दिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। बड़ी लंबाई मापने के लिए हम बड़े मात्रक यानी किलोमीटर का उपयोग करते हैं, जो 1000 मीटर के बराबर होता है। यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ऐसा होता है। ठीक, और छोटी लंबाई मापने के लिए हम छोटे मात्रक का उपयोग करते हैं, जैसे सेंटीमीटर या मिलीमीटर। ठीक, यानी यहाँ पर एक पैमाना दिया गया है, मात्रक दिया गया 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। ठीक है, इसको याद रखने की बात है। ये आप लोग याद रखिएगा कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। ठीक है, आगे देखते हैं। आपने कुछ पैमानों में एक अन्य प्रकार का अंकन भी देखा होगा। इन पैमानों में यह अंकन इंच में है, जहां 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। पहले के दिनों में लंबाई मापने के लिए हम इंच, फुट जैसे मात्रकों का उपयोग होता था। इनका उपयोग अभी भी कुछ लोग करते हैं। ठीक, लंबाई मापने की सही विधि। लेकिन इससे पहले कुछ डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम सभी फिर से मेज की लंबाई मापते हैं, किंतु इस बार हम मीटर पैमाने का उपयोग करेंगे। क्या हमारे परिणाम अब भी भिन्न भिन्न होंगे?
तो डिस्कशन में आगे बात होती है नहीं, लेकिन हमें सबसे पहले लंबाई मापने के लिए पैमाने को उपयोग करने का सही विधि सीखनी चाहिए, तब मापने पर हमारा अंकन अलग अलग नहीं होगा। आगे देखते हैं लंबाई मापने की सही विधि। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए हमें एक उपयुक्त पैमाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यदि आपको अपनी पेंसिल की लंबाई मापनी है तो आप 15 सेंटीमीटर पैमाने का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी कक्षा की ऊंचाई मापने के लिए मीटर पैमाना या मापन फीते की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी वृक्ष के तने की मोटाई अथवा अपनी छाती के आकार के माप के लिए आप सीधे तौर पर मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे मापों के लिए दर्जी के फीते जैसा लचीला मापन फीता अधिक उपयुक्त होता है। लंबाई का मापन करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। जैसे पैमानों को रखने की सही विधि क्या है। पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश यानी साथ साथ रखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। सही तरीका, ये गलत तरीका। पैमाने को पढ़ते समय आंख की सही स्थिति क्या है। उदाहरण के लिए यदि आप एक पेंसिल को पैमाने के साथ संरेखित कर उसका माप लेने का प्रयास कर रहे हैं तो आपकी आंख की स्थिति पेंसिल की नोक के ठीक ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि पैमाने के सिरे टूटे हों तो लंबाई का मापन कैसे करें, ये भी देख लेते हैं। यदि किसी पैमाने के सिरे टूटे हैं या शून्यांक स्पष्ट नहीं है तब भी इसका उपयोग मापन के लिए किया जा सकता है। ऐसे पैमाने के लिए किसी अन्य पूर्णांक जैसे 1 सेंटीमीटर का उपयोग कर सकते हैं। इसके उपरांत आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए चित्र 5.6 में एक सिरे का पाठ्यांक 1 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 10.4 सेंटीमीटर है। अतः वस्तु की लंबाई 10.4 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर बराबर 9.4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। टूटे किनारों वाले पैमाने को रखने की सही विधि। ठीक है, आगे देखते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थी लंबाई का मापन कैसे करते होंगे, ये एक प्रश्न है। आप लोग सोचिए कि दृष्टिबाधित बच्चे जो होते हैं वो लंबाई का मापन कैसे करते होंगे। तो इसका जवाब है वे उभरे अंकन बिंदु वाले पैमाने का उपयोग करते हैं जिन्हें स्पर्श से महसूस किया जा सकता है। ठीक, क्रियाकलाप दिया गया है। लंबाई मापने के लिए अपने आसपास की कुछ वस्तुएं लीजिए जैसे कंघा, पेन, पेंसिल और रबड़, लेजर आदि। मीटर पैमाने से उसकी लंबाई का एक एक करके मापन कीजिए और उसे तालिका में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसको आप लोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं। लंबाई लिखते समय मात्रक लिखना न भूलें। अतः आपके परिणाम के 2 भाग होंगे, एक भाग अंक एवं दूसरा भाग मापन का मात्रक। आपकी कक्षा में आपके कुछ मित्रों ने भी उन्हीं वस्तुओं की लंबाई मापी होगी जिनका मापन आपने किया है। आपके द्वारा मापी गई किसी वस्तु की लंबाई की तुलना अपने मित्रों द्वारा मापी गई उसकी वस्तु की लंबाई से करें। क्या मापी गई लंबाई समान है या थोड़ी भिन्न है। यदि समान नहीं है तो भिन्न होने के संभावित कारणों पर चर्चा कीजिए। ठीक, आगे देखते हैं। मात्रकों के प्रतीक हिंदी में भी वही रहते हैं जो अंग्रेजी में लिखते हैं। अतः किलोमीटर का संकेत km, मीटर का m, सेंटीमीटर का cm एवं मिलीमीटर का संकेत mm लिखा रह जाएगा। ध्यान दें कि इन संकेतों का पहला अक्षर भी वर्णमाला के छोटा अक्षर से ही जब तक कि ये
वाक्य के आरंभ में न आ रहे हों, मात्रकों और उनके संकेतों के बहुवचन नहीं होते हैं, इसलिए इनके अंत में यश नहीं लगता है। मात्रक के संकेत के अंत में बिंदु का चिन्ह कहीं भी नहीं लगाया जाता। लंबाई का मान लिखते समय संख्या और मात्रा के बीच स्थान छोड़ना आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। अनीस और उसके माता पिता ने घर में उत्सव मनाने का अवसर सजाया है। इसके लिए विद्युत बल्ब की लड़ी लगाई, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। उन्होंने लड़ी की अचानक लंबाई का मापन कैसे किया होगा? वक्र रेखा की स्थिति में लचीले फीते या धागे का उपयोग कर हवन किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद धागे की सीमा को सीधा किया जा सकता है और मीटर पैमाने का उपयोग उसकी लंबाई को मापा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्थिति का निर्धारण। तो स्थिति का निर्धारण आपके द्वारा किया जा सकता है। एक दिन शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को सूचित किया कि उन्होंने 2 दिन पश्चात पास के एक उद्यान में शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। शिक्षिका शिक्षार्थियों से प्रातःकाल सीधे वहीं पहुंचने के लिए कहती हैं और दीपा और उसके मित्र चर्चा करने लगते हैं। उद्यान उनके विद्यालय की तुलना में पास होगा या दूर होगा। तस्लीम और पद्मा कहती हैं कि उद्यान पास में होगा। दीपा और अनीस को लगता है कि विद्यालय पास में होना चाहिए। हरदीप को सोचता है कि दोनों लगभग बराबर दूरी पर होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी सही है? सभी सही हैं। उनका प्रेक्षण भिन्न भिन्न क्यों है? क्योंकि विद्यालय और उद्यान की दूरी का अनुपात अपने अपने घरों से कर रहे हैं। इसके विपरीत यदि उन्होंने एक ही वस्तु का स्थान से दूरी के बारे में सोचा होगा और उनका प्रेक्षण समान होता है। किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी नियत वस्तु या बिंदु के सापेक्ष किया जाता है और इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। कुछ दिन पश्चात हरदीप उत्साहपूर्वक अपने मित्रों से कहता है, आओ हम सभी खेत के मैदान में चलते हैं। खेत शिक्षिका कहती हैं कि हम खेल के दिवस के लिए चूना पाउडर से रेखाएं खींचकर कबड्डी कोर्ट बनाने में उनकी सहायता करें। पद्मा उन्हें अधिक लंबाई के मापन फीते की आवश्यकता दर्शाती है। आगे देखते हैं। दीपा कहती है, आओ सबसे पहले मैदान में हम एक ऐसा बिंदु निश्चित कर लें जहां से हम रेखाएं खींचने के लिए दूरी मापेंगे। इस बिंदु को हम अपना संदर्भ बिंदु कहते हैं या मानते हैं। आगे यहाँ से देखते हैं। ये बनाया जा रहा है चित्र। कुछ दिन पश्चात पद्मा बस से अपने नाना नानी जी से मिलने के लिए दिल्ली जा रही थी। वह दिल्ली पहुंचने के लिए उत्सुक भी थी और सड़क किनारे लगे किलोमीटर सूचक पत्थरों को पढ़ रही थी। 1 किलोमीटर सूचक पत्थर पर नीली यानी 70 किलोमीटर लिखा था। इसके पश्चात अगले किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा था। प्रत्येक क्रमागत किलोमीटर सूचना पत्थर यह इंगित कर रहा था कि वह अपने नाना जी के घर के निकट पहुंच रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली से उसकी दूरी को इंगित कर रहे थे। अतः इस परिस्थिति में दिल्ली समुद्र बिंदु बंद है। आगे देखते हैं। यदि किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली यानी 70 किलोमीटर दर्शाता है, जैसा कि चित्र 5.13 में दिखाया गया है, तो हम कह सकते हैं कि पद्मा की स्थिति दिल्ली से
70 किलोमीटर दूरी पर है। जब किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा होता है तो पद्मा की स्थिति दिल्ली से 60 किलोमीटर की दूरी पर होती है। ये कुछ शब्द दिए गए हैं पैटर्न। क्या इसका तात्पर्य है कि संदर्भ बिंदु के सापेक्ष पद्मा की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है? किसी भी वस्तु आगे देखते हैं। अपने आसपास की वस्तुएं देखिए और 5 गतिशील वस्तुओं तथा 5 ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो स्थिर यानी विराम अवस्था में है। ठीक, यहाँ आगे देखते हैं। क्या इसका तात्पर्य है कि संदर्भ बिंदु के सापेक्ष पद्मा की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है? किसी वस्तु की स्थिति एक संदर्भ बिंदु के सापेक्ष कब परिवर्तित होती है? क्या यह तब परिवर्तित होती है जब वस्तु गतिशील होती है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं गतिशील वस्तु के बारे में। ठीक है, गतिशील वस्तु के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं गतिशील वस्तु के बारे में। गतिशील वस्तु ऐसी वस्तु होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चाहे शारीरिक श्रम के माध्यम से चला जाए या किसी विज्ञान के ऐसे प्रयोग के माध्यम से चला जाए। ठीक है, ऐसी ही वस्तुओं को गतिशील वस्तु कहते हैं। जैसे वाहन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना गतिशील क्रिया होती है। हमारे द्वारा पैदल चले जाने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना एक गतिशील क्रिया हो सकती है। कुछ लोगों के द्वारा यूट्यूब पर रील बनाकर पैदल चलकर इस प्रकार से क्रियाकलाप को भी क्या कहते हैं, गतिशील वस्तुएं कहते हैं। ट्रेन जब चलती है तो गतिशील अवस्था में होती है। बस जब चलती है तो गतिशील अवस्था में होती है। अब ये गति कई प्रकार की हो सकती है। ये गति कई प्रकार की हो सकती है। कुछ होती है जो एक समान रेखीय गति में चलती है, कुछ होते हैं जो वृत्तीय गति में कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से गति के भी कई प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने औचित्यों की तुलना एवं विश्लेषण कीजिए। कोई कैसे निर्णय ले सकता है कि कोई गतिशील वस्तु है या स्थिर है? तो देखते हैं आगे। कोई वस्तु गति में तब कही जा सकती है जब किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है। यदि किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वह वस्तु स्थिर अवस्था में यानी विराम अवस्था में है। कहने का मतलब ये हो सकता है कि जब किसी वस्तु को बल की दिशा में बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे कार्य कहते हैं, और जब वही वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वही उसकी गति कहलाती है। ठीक, यानी समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। क्या कहलाता है? समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। आगे देखते हैं। दीपा ने बस में अपने चारों ओर देखा, फिर ध्यान दिया कि सभी यात्री बैठे हुए हैं। उसने 1 मिनट बाद फिर अपने चारों ओर देखा और पाया कि वे अब अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। वह आश्चर्यचकित हुई, क्या ये गतिशील है? उसने निष्कर्ष निकाला कि यात्रियों की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, अतः निश्चित ही ये स्थिर है। तथापि जब उसने बाहर देखा तो उसने पाया कि वे गतिशील हैं, क्योंकि बाहर की वस्तुओं के सापेक्ष उनकी स्थिति बदल रही है। संदर्भ बिंदु पर यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक वस्तु स्थिर है या एक गति में है। यदि दीपा स्वयं को संदर्भ बिंदु मानती है तो यात्री स्थिर है। यद्यपि यदि वह बस से बाहर की किसी वस्तु जैसे एक भवन को संदर्भ बिंदु मानती तो यात्री
गति अवस्था में होते हैं। विचार करने के लिए कह रहा है, मान लीजिए कि आप ऐसे पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं जो शांत समुद्र पर स्थिर बाल से सरल रेखा में चल रहा है। यह भी मान लीजिए कि जहाज में कोई खिड़की नहीं है। क्या कोई ऐसी गतिविधि है जिससे आप यह सुनिश्चित कर सकें कि जहाज गति में है या कि नहीं? ठीक, वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये लेसन 5 का आधा पार्ट है। आधा पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि समय का अभाव है और चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में भी आना चाहिए। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। मात्रक है, मानक है, वो सारी चीज़ें घर में लेडीज़ लोग सारी चीज़ें जानती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल एमके क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं, आप सभी से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि आप सभी लोग उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हाँ, कुछ वीडियो में कुछ वॉइस से रिलेटेड इशू हो सकता है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।